नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार चुनाव के दूसरे दौर के लिए नाम वापस लेने का कल आखिरी दिन है। तीसरे दौर के लिए कल अधिसूचना भी जारी होगी और 8 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। उधर प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राज्य के 7 दिन के दौरे पर हैं। आज बेगूसराय में अमित शाह ने एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ किया। इसके साथ साथ रूबरू कराएंगे पूर्वी बिहार के सबसे पुराने एक ऐसे शहर से जो बुनियादी सुविधाओं की बाट जो रहा है। लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बेगूसराय में बीजेपी अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं को एकजुटता का मंत्र, महागठबंधन पर जमकर साधा निशाना, कहा आरक्षण के समर्थन में बीजेपी। तीसरे दौर के लिए अधिसूचना कल, 8 अक्टूबर तक पर्चा भरने का सिलसिला। दूसरे दौर के लिए नाम वापसी का आखिरी दिन कल। चुनाव चिन्ह को लेकर 4 पार्टियों की उलझन खत्म। साइकिल पर लड़ सकेंगी समाजवादी और पैंथर्स पार्टी, शिवसेना जेएमएम को तीर कमान। और बुनियादी सुविधाओं की कमी से बेहाल भागलपुर की जनता, शिक्षा बदहाल, अस्पतालों और सिल्क उद्योग बड़ा चुनावी मुद्दा। बिहार चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य में 7 दिन के दौरे की शुरुआत की। पार्टी अध्यक्ष ने बेगूसराय से आगाज करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने एक ओर नीतीश और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा तो दूसरी ओर आरक्षण पर भी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट किया। बिहार के प्रचार की शुरुआत करने जा रहा हूं मेरे बेगूसराय के कार्यकर्ताओं के साथ। बेगूसराय से अपने 7 दिन के दौरे का आगाज करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं में दम भरने का पुरजोर प्रयास किया। सभी गिले शिकवे मिटाते हुए कार्यकर्ताओं से चुनाव में पूरा दम लगाने की गुजारिश की। तकरीबन 30 मिनट के भाषण में अमित शाह ने लालू नीतीश दोनों पर जमकर निशाना साधा। जय प्रकाश नारायण हो, राजेंद्र बाबू हो, जगजीवन राम जी हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एक परंपरा, प्रामाणिक लोगों की परंपरा बिहार के नेतृत्व में रही, जिसका देश सम्मान करता था। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। कहां है आज फडणवीस जी? जॉर्ज साहब कहां है? जॉर्ज साहब भी भाजपा की तरह दगा भोगकर कहीं और गुमनाम जिंदगी। मित्रों, और उसके बाद में भाजपा, नीतीश कुमार जी के लिए किसी को छोड़ देना सत्ता के लिए ये नई बात नहीं। अमित शाह ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेते हुए आरक्षण मामले पर पार्टी का पक्ष स्पष्ट किया। अमित शाह ने कहा कि वो वर्तमान आरक्षण नीति के समर्थन में हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। मीडिया के माध्यम से मैं बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि लालू जी सफेद झूठ बोल रहे। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समर्थक है और आरक्षण में कोई प्रकार का बदलाव भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं के सामने कई वादे भी किए। 24 घंटे बिजली, हर गांव को सड़कों से जोड़ना, अरबों का निवेश और ठोस कानून व्यवस्था का जिक्र करते हुए विकास को ही पार्टी का प्रमुख मकसद बताया। अमित शाह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और कई बिहार के बड़े नेता मौजूद थे। एक हफ्ते में पार्टी अध्यक्ष 38 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तकरीबन 9 मुलाकातें करेंगे, जिसमें किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिले भी शामिल हैं, जहां लोकसभा चुनावों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 2 अक्टूबर को बांका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले कल यानी गुरुवार को बीजेपी बिहार चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। सितंबर की शुरुआत में यह फैसला लिया गया था कि घोषणा पत्र जारी करने की जगह पार्टी विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी, जिसमें अलग अलग जातियों को वादों की जगह विकास पर जोर दिया जाएगा। इस पत्र में रोजगार, मूलभूत सुविधाओं और उद्योगों के विकास जैसे मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं।
बिहार तीसरा राज्य होगा जहां चुनाव से पहले बीजेपी घोषणा पत्र की जगह विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रही है। हालांकि बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी का सिलसिला अभी भी जारी है। बुधवार को पटना में पार्टी ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता कोसी प्रमंडल में टिकट बंटवारे को लेकर नाराज थे। प्रदर्शनकारियों ने पार्टी से सही उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग की। और बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई। इस दौर के लिए 499 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। नामांकन पत्रों की जांच में इनमें से 471 उम्मीदवारों के पर्चे सही पाए गए, जबकि 28 प्रत्याशियों के पर्चे रद्द हो गए। आपको बता दें कि इस दौर के लिए 21 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 28 सितंबर तक नामांकन का सिलसिला चला, जबकि 1 अक्टूबर यानी कल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे दौर में 16 अक्टूबर को मतदान होगा। इस दौर में कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया यानी कि 6 जिलों की 32 सीटें हैं। पहले दौर के लिए वोटिंग से पहले की सारी प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। पहले दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर 12 अक्टूबर को मतदान होना है। और उधर बिहार के सियासी समर में राजधानी पटना समेत 6 जिलों की 50 सीटों पर कल चुनाव प्रक्रिया का आगाज होगा। तीसरे दौर के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 8 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और इसके अगले दिन यानी 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तीसरे दौर में 28 अक्टूबर को मतदान होना है। और इस दौर में अगर सीटों की बात करें तो इसमें सारण, वैशाली, नालंदा, राजधानी पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों की 50 सीटें शामिल हैं। चलिए इस वक्त रुख करते हैं पटना का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं कन्हैया भिलारी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं अगर तैयारियों के अलावा अगर पार्टियों की बात करूं तो इस वक्त बीजेपी से शुरुआत की जाए, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 1 हफ्ते के लिए डेरा डाले हुए हैं पटना में। कौन कौन सी चुनौतियां हैं? क्योंकि बीते कुछ दिनों से जो हमने देखा कि पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष हो, पार्टी के भीतर उभरा हुआ असंतोष का जो स्वर है, और साथ ही साथ जो बड़े बड़े कटाक्ष और बड़े बड़े आरोप लगाए गए, उसको संभालना, उसको बैलेंस करने की जिम्मेदारी अमित शाह पर है इस वक्त। आपने सही कहा। अमित शाह जी के सामने सबसे उनकी ये अग्नि परीक्षा है। दरअसल इतना भारी असंतोष है। कल आए अमित शाह और दिन भर और देर रात तक डैमेज कंट्रोल में लगे रहे। अब उसमें कितना वो सफल हो पाए हैं ये तो वही जानते हैं, लेकिन तब है कि जो विरोध करने वाली शक्तियां हैं उनके बीच, वो अभी शांत नहीं हुए हैं। वो लगातार जो है, जैसे आप RK सिंह को ही ले लें, जो आरा से MP हैं पार्टी के, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी भी सूरत में जो टेंटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनका मैं प्रचार तो करूंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा जी भी शांति हैं, छेदी पासवान जी भी हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी, और लेकिन ये लोग लगे हुए हैं। और साथ साथ अमित शाह जी की एक स्ट्रेटजी ये भी है कि जो मोहन भागवत जी का जो बयान आया, उस बयान के बाद पूरा परिदृश्य ही यहाँ बदल गया है। लगता है कि भाजपा अपने रणनीति में एक बदलाव ला करके गिरिराज सिंह को बोलती है कि जी में यह है कि आप हम, और गिरिराज सिंह जैसे जो नेता हैं वो ये बोलते रहे कि बिहार में अगर गठबंधन की सरकार में भाजपा की सरकार बनती है तो कोई अति पिछड़ा, बैकवर्ड, और यहाँ तक बोल दिया उन्होंने कि यादव भी हो सकता है। नहीं, और आज, लेकिन आज सर, आज कन्हैया जी, आज की रैली में जो उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी नहीं है और किसी भी सूरत में आरक्षण पर कोई किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा, क्या ये भी उसी डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज का एक हिस्सा लगता है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब लोग इसको कितना जो आरक्षण से लाभान्वित लोग हैं
वो कितना विश्वास है इनके ये कहने में, जो अमित शाह ने जो सफाई दी है, क्योंकि भागवत झा आजाद से ऊपर तो ये है नहीं। जी जी। सॉरी, मोहन भागवत जी से तो ऊपर है नहीं है। तो अब मोहन भागवत जी के ऊपर होते तो माना जा सकता कि नहीं इनकी बात चलेगी। मैं नहीं मानता हूं कि ये लोग, मेरा अपना जो ऑब्जर्वेशन है जी। कि ये एक बड़ा संकट इनके बीच पैदा कर दिया है। आप बात करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, बहुत सारे बीजेपी के जो नेता हैं वो भी बड़े परेशान हैं कि ऐसा बयान इस समय में नहीं देना चाहिए था। जंगे मैदान में हम लोग हैं और जंगे मैदान में इस तरह का बयान जो है हतोत्साहित करता है। जाहिर सी बात है, और इसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए अमित शाह जो है वो 7 दिनों के दौरे पर हैं। और जैसा कि उन्होंने आज रैली में एक सफाई दी, उसी तरह से आप भी कह रहे हैं, कन्हैया जी भी कह रहे हैं, और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो वो रैलियां करेंगे, कार्यकर्ताओं की बैठकें लेंगे, उसमें उनका फोकस डैमेज कंट्रोल पर होगा, जो बीते कुछ दिनों में बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ है बयानों से। अभी तक भाजपा जो है अपने 3 कैंडिडेट का अनाउंसमेंट उन्होंने नहीं किया है, सुपौल, हाजीपुर और आपको पालीगंज। आप सोच सकते हैं कि अंदर उनके कितना जो है इस द्वंद को समझा जा सकता है, 3 जगहों पर समझा जा सकता है। जी जी जी, और यही सब सुलझेंगे, यही सब मसाइल सुलझेंगे, यही उम्मीद की जा रही है फिलहाल अमित शाह के इस दौरे से। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वक्त निकालने के लिए। जी आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा के चुनावी रण में चुनाव चिन्ह को लेकर 4 पार्टियों की उलझन सुलझा दी है। समाजवादी पार्टी और पैंथर्स पार्टी जहां साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकेंगी, इसी तरह शिवसेना, जेएमएम धनुष बाण चिन्ह पर वोट मांग सकेंगे। हालांकि ये पार्टियां आमने सामने होने पर एक ही चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार से बनना तो है नहीं बीजेपी को। मुद्दे, महंगाई कम हुई, दावे, आने वाले 5 साल भी ऐसे बीते, वादे, जो आगे पढ़ना चाहते उसका इंतजाम कर दिया। आरोप प्रत्यारोप। बिहार की सियासी बिसात में राजनीतिक दलों के बीच केवल मुद्दों, दावों, वादों और आरोप प्रत्यारोप को लेकर ही घमासान नहीं मचा है। चुनावी समर में पार्टियां चुनाव चिन्ह को लेकर भी उलझी हैं। मामला 4 क्षेत्रीय पार्टियों शिवसेना, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम, समाजवादी पार्टी और पैंथर्स पार्टी का है। धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर जहां शिवसेना और जेएमएम अपना दावा ठोक रही हैं, तो वहीं साइकिल के निशान पर समाजवादी पार्टी और पैंथर्स अपना हक बता रही हैं। दरअसल ये चारों क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने सूबों में इन चुनाव चिन्हों पर चुनाव लड़ती रही हैं। जम्मू कश्मीर में अधिकृत तौर पर पैंथर्स पार्टी को साइकिल चुनाव चिन्ह मिला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में साइकिल के निशान पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ते रहे हैं। इसी तरह महाराष्ट्र की शिवसेना और झारखंड की जेएमएम अपने अपने राज्यों में चुनाव चिन्ह धनुष बाण का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा बिहार के सियासी समर में उतरी चारों पार्टियों के बीच घमासान तो उठना ही था। हमारा तीर धनुष का सिंबल प्रारंभ से ही तीर धनुष था, और अभी भी चूंकि दोनों क्षेत्रीय पार्टियां हैं, महाराष्ट्र के हम मान्यता प्राप्त हैं और बिहार में हम चुनाव वर्षों से लड़ रहे हैं। हमारे वोट ऑफ परसेंटेज झारखंड मुक्ति मोर्चा और इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों से हमें वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा मिलते हैं, इसलिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए हमारे सिंबल को। चुनाव आयोग ने चारों पार्टियों की उलझन सुलझाते हुए इन्हें अपने अपने चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक ऐसी सीटें जहां शिवसेना, जेएमएम पार्टी और समाजवादी पार्टी पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने होंगे, वहां स्वतंत्र चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शेखपुरा के मुद्दे और वहां के राजनीतिक समीकरण के बारे में। भारत, अमेरिका और जापान के बीच हुई बातचीत।
न्यूयॉर्क में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात। समुद्री सुरक्षा को लेकर साझा रणनीति के प्रयास। दक्षिणी चीन सागर में परिवहन में न हो बाधा। देखिए पहली खबर, भारत, अमेरिका और जापान वार्ता, रात 8 बजे। बात भागलपुर की। भागलपुर पूर्वी बिहार का सबसे पुराना और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है। कई उद्योगों में आगे होते हुए भी यह शहर मूलभूत जरूरतों में पिछड़ा हुआ है। सड़कें हैं नहीं और गंदगी हर ओर नजर आती है। देखते हैं हमारे संवाददाता विशाल दहिया की यह खास रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और तिलका मांझी विश्वविद्यालय जैसे नामी संस्थान भागलपुर का रुतबा बयान करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ये इलाका पटना जैसे शहरों की तुलना में बेहद पिछड़ा हुआ दिखाई देता है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में इसकी हालत और भी बदतर है। शिक्षा व्यवस्था को थोड़ा बदहाली को उसको सुधारना चाहिए और उसमें निरंतरता, तत्परता और सटीकता लाना चाहिए। हमारे जो यूनिवर्सिटी में है वो शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ही कमी है, तो इस कमी को दूर किया जाए। जो हमारे डिपार्टमेंट की बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा किया जाए। शिक्षा के गिरते स्तर और अस्पतालों की बदहाली के अलावा भागलपुर के लोग सड़कों से सबसे ज्यादा परेशान हैं। एक बार जाम लग जाए तो ट्रैफिक का भगवान ही मालिक है। भागलपुर के लोगों के लिए घंटों तक सड़कों पर लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे रहना अब शायद उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। और हर चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियों द्वारा किए गए वायदों के बावजूद इस समस्या का हल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। शहर में आए दिन ट्रैफिक जैम के बीच छोटा मोटा बाजार लग जाता है। आए दिन पब्लिक परेशान और जो ट्रैफिक व्यवस्था का बेहाल, इससे निजात दिलवाइए। जो भी नेता आवे इससे निजात दिलवाइए, टाउन को साफ सुथरा करवाइए। रोड पूरी तरह से जाम होता है कि जो अभी जो कोई पैसेंजर जो अगर जो बीमार पड़ जाए तो हॉस्पिटल जाने से रास्ते में दम टूट जाएगा उसका। राजनीति को करीब से देखने वालों का मानना है कि भागलपुर में मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इतने स्थानीय मुद्दे होते हुए भी वो चुनाव को प्रभावित नहीं करते। मुद्दों का अभाव यहाँ नहीं है, मुद्दे हैं, लेकिन वे मुद्दे निर्वाचक को प्रभावित करने वाले मुद्दे नहीं हैं। वे मुद्दे चर्चा के लिए हैं, बौद्धिक विश्लेषण के लिए हैं। मतदाता उससे प्रभावित होकर उसको प्रभावकारी बनावे, राजनीति पर उन मुद्दों के प्रभाव को स्थापित करें। ऐसा आज तक किसी निर्वाचन में यहाँ नहीं हो पाया। भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिन पर पहले चरण में 12 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। पिछले चुनावों में यहाँ जेडीयू बीजेपी गठबंधन को बड़ी जीत मिली थी। दोनों ने 3-3 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, भागलपुर। एक दौर में नालंदा दुनिया भर में मशहूर था, धीरे धीरे अपनी चमक खोता गया और धरोहर में तब्दील हो गया। आज ये बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है, लेकिन नालंदा की विरासत पर नजर रखने वालों को लगता है कि पर्यटन के लिहाज से जितनी जरूरत है उतना काम नहीं हुआ। चुनावी मौसम में ये नालंदा के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। राजधानी पटना से 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नालंदा। ये कभी बिहार की पहचान हुआ करता था। गुप्त काल में नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज खंडहर में तब्दील हो चुके इस विश्वविद्यालय के अवशेष में ही लोग नालंदा का गौरव ढूंढते हैं। पर्यटन के लिए यहाँ पे सबसे पहले मूलभूत में उनके लिए कम्युनिकेशन जो है, सही लोकेशन देने के लिए टमटम, रिक्शा चालक, ये सब थोड़ा अपने आप को सुदृढ़ हो जाए और सही लोकेट करें। थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को भी थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया जाए और पानी की व्यवस्था कर दें, जिससे कि पर्यटकों की यहाँ बढ़ावा हो जाएगी। नालंदा में पर्यटन की अकूत संभावनाएं हैं। एक से एक प्राचीन धरोहर यहाँ बिखरे पड़े हैं, लेकिन ना तो उचित सुविधाएं बहाल की गई और ना ही ढंग से साफ सफाई का काम हो पाया। पूरे इलाके में पानी की कमी से लोगों को दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे मुख्य पानी और बिजली की समस्या है
बिजली की समस्या तो कुछ हद तक निदान हो गई है, लेकिन पानी की समस्या अभी तक बरकरार है। ज़्यादा गंदगी का भरमार होता है, जिसके कारण पर्यटक लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं और रोजगार का साधन कम है यहाँ, इसलिए परेशानी होती है लोगों को। लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2010 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। एक पर बीजेपी और 6 सीटों पर जेडीयू ने परचम लहराया, लेकिन बदले समीकरण में इस बार दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बिहार शरीफ में जेडीयू के विधायक इस बार पाला बदलकर बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला होने के चलते नालंदा बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण जगह रखता है। लॉ एंड ऑर्डर जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक पर्यटक नहीं आएंगे। बीच में सुधार हुआ था जब एनडीए की सरकार थी, लेकिन जैसे ही नीतीश जी ने साथ उनका छोड़ा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया। हमने काम पूरा किया है, बाकी नगर निगम में अगर थोड़ी बहुत कमी है गंदगी का तो वो अलग बात है, वो हमारा दायित्व नहीं बनता है। नालंदा में तीसरे दौर में मतदान होना है। नीतीश कुमार ने इस इलाके का लंबे समय से प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन यहाँ की तकदीर बदलने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। नालंदा जिले में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, लेकिन जिले का पिछड़ापन यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाओं को पनपने नहीं देता। पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, नालंदा। बिहार के चुनाव में खराब सड़कों का मुद्दा उठता जा रहा है। सड़कों की बदहाली की तस्वीर जिन इलाकों में सबसे ज्यादा दिखाई देती है, उनमें शेखपुरा जिला भी शामिल है। शेखपुरा में ग्रामीण इलाकों की बात तो दूर, शहर के प्रमुख हिस्सों में भी दशकों से सड़कों के हालात नहीं सुधरे। देखिए शेखपुरा से हमारी ये रिपोर्ट। यह है दक्षिणी बिहार का शेखपुरा जिला, जिसे सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार किया जाता है। शेखपुरा बेरोजगारी, शिक्षा की कमी, घंटों बिजली की कटौती जैसी बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। लेकिन जर्जर सड़कें इलाके के लोगों की तकलीफ की सबसे बड़ी वजह है। रोड का बहुत दिक्कत है, गाड़ी में पब्लिक का भी दिक्कत हो रहा है जाने आने में। कचरा जमा रहती है, जाने में बहुत कठिनाई होती है, डेली के डेली गाड़ी फंस जाती है। सड़कों को लेकर तो इतनी बुरी हालत है कि यहाँ से बुरी हालत कहीं का है ही नहीं। शेखपुरा जेडीयू का गढ़ रहा है। 2010 के चुनाव में जिले की दोनों विधानसभा सीटों में जेडीयू को जीत हासिल हुई। इस क्षेत्र के नेताओं ने भी दशकों तक इन बदहाल सड़कों को दुरुस्त करने पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ 12 अक्टूबर को पहले चरण में ही चुनाव होने हैं और बदहाल सड़कों का मुद्दा एक बार फिर गूंज रहा है। राजनीतिक दल इस बदहाली के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जहाँ पिछले 10 वर्ष पहले कुछ काम नहीं था, आवाज काफी काम हुआ है, तो उस दिशा में हम लोगों का काफी काम हुआ है। और नीतीश जी की जो सरकार रही, उससे पूरा पहले और अब में काफी अंतर है। जहाँ रोड नहीं थे, सभी जगह गांव गांव में रोड है। एक आध अपवाद कहीं होगा जो छुटा हुआ है। विकास 1 पैसा हुआ है और 99 पैसा उसके एवज में भ्रष्टाचार हुआ है। इसी कारण है कि आज भी स्थिति वही थी जो आज से 10 साल पहले थी। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति तो सुधर गई, लेकिन मुख्य मार्ग को जिलों और जिलों को कस्बों से जोड़ने वाले रास्ते अब भी बदतर हैं। बिहार की खराब सड़कों को मुद्दा बनाकर 10 साल पहले एनडीए गठबंधन सत्ता में काबिज हुआ था। सरकार तो बदल गई, लेकिन बिहार के सड़कों की हालत नहीं बदली। गठबंधन के रिश्ते बदल गए, लेकिन मुद्दे अब भी ज्यों के त्यों हैं। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, शेखपुरा। तो लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी राज्यसभा टीवी की खास पेशकश आप देख सकते हैं रोज, लेकिन आज रात 10:30 बजे आप देखना ना भूलिए अपने अपने कुनबे, जिसमें हम बात करेंगे बिहार में जारी परिवारवाद की। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।